चलिए, बाकी सब लोग सही है, आप लोग बढ़िया है भाई, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में हुंड, पाउली, आपबाउ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन करा दिए थे आपको, कैसे आते हैं हुंड, पाउली, आपबाउ पर, ठीक है। और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है कल, तो आप सब लोग देख लें, जिसको जहां पर प्रॉब्लम हो तुरंत पूछें, ठीक है। और आज अपन थोड़े क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट है, क्योंकि जो बच्चे शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं उनके लिए तो क्वांटम नंबर, हुंड, पाउली, आपबाउ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों के क्वेश्चन मिला के कराऊंगा मैं आज, तो आप लोग भी उनको करें और साथ में पुराने लेक्चर देखें, ठीक है। तो मैं इसके बाद फिर आपको फिर बात करूंगा। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज मैं आपको क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। क्वांटम नंबर तो मैंने सभी बच्चों को पूरे पढ़ा दिए हैं जो इसमें हैं, और जो कुछ आ रहे थे उनको, तो हम कुछ क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो सिंपल बात करता हूँ ऊर्जा की, जो आपको क्वेश्चन आता है ऊर्जा पर, ठीक है। सिर्फ ऊर्जा पर क्वेश्चन अपन इस समय करते हैं, ठीक। तो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन करूं ऊर्जा का कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट की ऊर्जा का क्रम बताइए, ठीक है। तो कक्षा में, कक्षा मतलब मुख्य कक्षा, जो अपन या मुख्य लगाएं या ना लगाएं, मुख्य कक्षा में ऊर्जा का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ऊर्जा से रिलेटेड सारी बातें इसमें कर रहा हूं, ठीक है। तो मुख्य कक्षा में ऊर्जा का क्रम किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी परमाणु के लिए, कोई भी परमाणु हो उसके लिए, तो सबसे छोटी, सबसे कम ऊर्जा इसमें होती है, उससे ज्यादा ऊर्जा 3, 4 और ऐसे बढ़ते चली जाती है, अनंत तक ऊर्जा बढ़ते चली जाती है। अनंत पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है, अनंत पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है। वैसे ये बात मैंने क्वांटम नंबर में भी पढ़ाई है, सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा। तो सबसे कम ऊर्जा की कक्षा कौन सी होती है, बोलो। सबसे कम ऊर्जा की कक्षा कौन सी होती है, 1। अगर आपको ध्यान हो, किसी को ऊर्जा का फार्मूला याद है, ऊर्जा का फार्मूला इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर होता है। अब बताओ साइन में कैसा है, माइनस है, और एन कहाँ है, नीचे। तो एन ये है, मुख्य कक्षा का मतलब क्या होता है, एन। मुख्य कक्षा का मतलब क्या होता है, एन। तो मुख्य कक्षा का अर्थ है एन, और एन का मान कहाँ है, इनवर्सली है ये, समझ गए। अब बताओ साइन में कैसा है, नेगेटिव है। तो एन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, एन ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइन कैसा है, नेगेटिव। एक करके देख लो, अगर आपको पहली कक्षा रखना है और हाइड्रोजन रखना है, हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो पहली कक्षा में -13.6 आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जेड एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और कक्षा भी क्या रख दी तुमने, 1। तो ये भी 1, ये भी 1, कैंसिल, ये आ गया -13.6। फिर दूसरी बात, तो 2 रख के देखो, 4 का भाग दिया तो ये आ जाएगा -3.4। अब बताओ ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, क्योंकि साइन कैसा है, बोलो, माइनस। समझ आ गया। तो इस तरह से अगर आप तीसरी कक्षा निकालोगे तो ये आ जाएगा -1.51। तो अब बताओ ये और कम हो गई, मतलब निगेटिव साइन में कम होना माने एक्चुअल में
ज्यादा हो जाना, और इंफिनिटी पर 0 हो जाती है। तो इस तरह से सबसे कक्षा की ऊर्जा सबसे कम किसमें मिलती है हमको? पहली कक्षा में। आ गया समझ में? अब फटाफट लिखते जाना, मैं ऊर्जा की सारी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। दूसरी बात, यदि किसी उपकक्षा में किसी कक्षा की उपकक्षा में ऊर्जा, यदि कोई कक्षा है और उसकी उपकक्षा लेते हैं उसमें ऊर्जा, तो बता दें। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा के लिए, किसी कक्षा की उपकक्षाओं में ऊर्जा लिखना है। तो ध्यान दें, अपन ने n का मान 4 ले लिया, तो अब आपके पास है 4s, 4p, 4d और 4s। ठीक है, तो 4s, 4p, 4d, 4s की ऊर्जा सबसे कम, 4p की उससे ज्यादा, 4d की उससे ज्यादा, 4s। n का मान यदि समान है, n का मान यदि समान, देखो n 4 ले लिया, तो s की ऊर्जा कम, p की उससे ज्यादा, d की उससे ज्यादा, s की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, किसी में अगर आपको तीसरी कक्षा दे दी जाए, ठीक है, जैसे 3 दे दिया जाए, n का मान 3 दे दिया जाए, तो आपको 3s, 3p और 3d, तो मतलब ये क्रम हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्रम हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कक्षा में उप कक्षाओं का मान दे दिया जाए, तो आप बता सकते हैं कि 4s, 4p, 4d, 4s, 4 n का मान सभी में कितना है? देखो 4, ये 4, ये 4, ये 4। तो जब 4s हो, 4p हो, 4d हो, 4f हो, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में बिल्कुल s की ऊर्जा सबसे कम, p की और ज्यादा, d की और ज्यादा, f की और ज्यादा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम नाभिक से इनकी दूरी भी बतला सकते हैं। नाभिक से दूरी, ये देखो, ये नाभिक हो गया, नाभिक के सबसे पास होगी S, उससे ज्यादा दूर होगी P, उससे ज्यादा दूर होगी, उससे ज्यादा दूर होगी D, D उससे ज्यादा दूर होगी P, और F सबसे ज्यादा दूर होगी। तो नाभिक से दूरी, अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि नाभिक से कौन सी, ये कक्षा एक ही है, देखो 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी कक्षा एक ही है, ये कक्षा है, इसमें सबसे पास, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, ये हो गया S, ये हो गया P, ये D, ये वो F, ऐसा आ गया समझ में। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कक्षा n का मान यदि 4 दिया जाए, n का मान यदि 4, अब अपन को n का मान 4 दे दिया और उप कक्षाओं की नाभिक से दूरी पूछी जाए, तो कितना सिंपल, सब लोग क्या बोल देंगे? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि कक्षा तो जरा सोचना, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, तो यहां से यहां तक कक्षा की दूरी, समझ गए, यहां से यहां तक तो कक्षा की दूरी, और कक्षा में ही उप कक्षाएं, तो अपन क्या बोल देंगे? सभी उप कक्षाओं की दूरियां बराबर होंगी। बोले 4s, 4p, 4d, 4f सबकी दूरी बराबर, ऐसा नहीं है। समझ गए? तो s नाभिक के सबसे पास होता है, p उससे दूर होता है। एक ही तो कक्षा ऐसी थोड़ी होती है, कक्षा कैसी होती है? कक्षा एकदम, जो आप तो ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, लाइन लाइन बता दी आपने तो कक्षा के लिए, लेकिन कक्षा एक्चुअल में ऐसी थोड़ी है। समझ गए कि नहीं? तो 4s नाभिक के, याद रखना आप, हमेशा s नाभिक के सबसे पास होता है, p दूर होता है, d और f सबसे ज्यादा दूर होता है। अगर मान लो 3 होता है, देखिए 3s, 3p, 3d, n का वैल्यू 3 दे दिया, तो कक्षाओं में सबसे पास कौन सा होगा बताओ? 3s नाभिक के सबसे पास होगा, 3p दूर होगा, 3d,
बोले सर आप ऐसे बता रहे हो, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप याद रख पाए, ठीक है, कि ये देखो ये 3D दूर हो गया, ये 3P पास है और 3S सबसे पास है। आप कैसे याद रखें? अपन ऐसे तो याद रखेंगे कि भाई 3S ये नाभिक के पास हो गया, ये और दूर, ये और ज्यादा दूर हो गया। ये एक हमारा याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो अब आप याद रखेंगे हमेशा, किसी भी कक्षा में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना लिखने में, किसी भी कक्षा में S उप कक्षा नाभिक के सबसे पास होती है, P उससे दूर होती है, D उससे भी ज्यादा दूर। आ गया समझ में पॉइंट? आप लिखो इसको। तो ये जो बात मैंने बताई कब, जब n का मान फिक्स कर दें। ये देखो n का मान 3 है, 3s 3d, तो 3s की ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा मैंने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। बात ध्यान से समझना, पर 3s 3p 3d, 3s 3p 3d ये मल्टी उसमें है। एक मिनट, अपन इसमें एक पॉइंट जोड़ लेंगे, किंतु ये देखिए बहुत ध्यान से इस बात को, ये आपको लास्ट ईयर आया है 2018 में यही क्वेश्चन। हाइड्रोजन अभी आपने देखा सबके लिए किसी भी परमाणु में, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें या एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। हीलियम में कितने होते हैं? दो। पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितने बचेंगे? समझ आ गया ना? एक इलेक्ट्रॉन हीलियम में, दो इलेक्ट्रॉन तीन, दो निकाल दो कितना बचा? दो निकाल दोगे तो एक बचेगा। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। कितने निकाल दिए? तीन, तो एक बचा। सब कैसे हो गए बोलो? समझ आ गया? दिक्कत तो नहीं है ना? एक इलेक्ट्रॉन वाले इनमें बहुत ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन में 1 की ऊर्जा, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, ऐसा बढ़ते जाएगा। ये कक्षा में, उप कक्षा में देखो 1s की उससे ज्यादा 2s की और 2p की बराबर होती है। 3 में 3s की, 3p की, 3d की बराबर होती है। 4 में 4s की, 4p की, 4d की, 4f की बराबर होती है। ये हाइड्रोजन के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए है। और वो हाइड्रोजन के अलावा इसके पहले जो लिखाया था ना मैंने कि 3s से ज्यादा 3p से ज्यादा 3d, ठीक है, वो किसके लिए था? वो किसी भी परमाणु के लिए, हाइड्रोजन को या एक इलेक्ट्रॉन वालों को छोड़ करके। यहां लिख दिया मैंने, किंतु हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 2 3 4 ये तो सेम होगा, लेकिन जब उपकक्षाओं की बात करेंगे तो बहुत ध्यान से इस बात को सुन लेना। 1s की सबसे कम 2s और 2p बराबर, 2 में क्या होते हैं? 2s होता है और 2p। 3 में क्या होता है बेटा? 3s होता है, 3p होता है और 3d। तो 3s 3p 3d तीनों की बराबर। 4 में 4s 4p 4d 4f सबकी बराबर। 5 अगर ले लें, इससे ज्यादा 5 की, बट 5 में 5s 5p 5d 5f 5g इनकी सबकी बराबर, सबकी बराबर होती है। ये बात बहुत ध्यान से, आपको लास्ट ईयर 2018 में या 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लेना, ठीक है।
तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है यार 3s 3p 3d बराबर कैसे, पर क्या लिखा है देखो, समझ गए? या जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो तो उनके लिए 3s 3p 3d 3s 3p 3d सबकी ऊर्जाएं क्या रहेंगी, बराबर हो जाएंगी, सबकी ऊर्जाएं बराबर हो जाएंगी। हाइड्रोजन परमाणु के लिए सभी की ऊर्जाएं बराबर हो जाएंगी। एक ही कक्षा के, ऐसा भी आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक ही कक्षा के समस्त उपकक्षाओं की ऊर्जा बराबर हो जाती है। एक ही कक्षा, कक्षा 3 है तो कक्षा 3s 3p 3d बराबर हो जाएंगे, कक्षा 4 है तो 4s 4p 4d 4f बराबर हो जाएंगे। आ गया समझ में? अब देखो ये उपकक्षा की बात हुई, अब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्बिटलों की। ये हटा दिया मैंने, इधर देखो 1 में तो केवल 1s ऑर्बिटल होता है, 2 में ये देखो 2s है, 2p में 2px है, 2py है, 2pz है, ये देखो सब बराबर होगा, चारों ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं बराबर है। p में कितने होते हैं बोलो, 3। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। s में कितने होते हैं, केवल 1, तो s में तो 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन p में कितने हैं, 3। तो p के तीनों ऑर्बिटल और s के ऊर्जा बिल्कुल बराबर होती है, पर किसमें, ये नहीं भूलना किसमें। हाँ, अगर मैं अब इसके पहले जो लिखा है उसको देखो, बोले सर आपने तो लिखा है 2s से ज्यादा 2p से ज्यादा, ठीक है 3s से ज्यादा 3p से ज्यादा 3d, पर वो किसमें, हाइड्रोजन को छोड़ करके, माने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, सब में वो रूल, और हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रॉन वालों में ये। आ गया समझ में, अच्छे से बात समझ आई कि नहीं? तो अब इसको अगर आगे बढ़ा दोगे, ये देखो तो 3s, अब बताओ 3p में कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, px py pz, ये देखो, और d में कितने होते हैं, d में कितने होते हैं बोलो, 5 होते हैं। तो आपको नाम याद नहीं करना, पर यहां याद रखना है तीनों p की ऊर्जा एक s की ऊर्जा बराबर है, और पांचों d, ये देखो 3dxy 3dyz 3dxz 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3dz स्क्वायर, सबकी ऊर्जाएं बराबर है, उससे ज्यादा फिर 4 की शुरू हो जाएगी। तो अब बताओ इसमें कितने, हाइड्रोजन के लिए चारों ऑर्बिटलों की ऊर्जा बराबर है। ये देखो यहां पर कितने हो रहे हैं, 9 है टोटल, देखो 9 ऑर्बिटलों की ऊर्जा बराबर है। बोलो बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई? तो अगर उपकक्षाएं दी जाएं, तो हाइड्रोजन के लिए किसी भी ऑर्बिट की सभी उपकक्षाओं की ऊर्जा बराबर होती है। ये सिर्फ किसके लिए है, या तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी भी कक्षा 2 ले ली तो दोनों 2 कक्षा में सारे उपकक्षाओं की ऊर्जा बराबर, सारे ऑर्बिटलों की ऊर्जा बराबर, ऐसा लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर ही आया है, ठीक है, इसको लिख लो, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो ये बताओ मुझे, यदि मान लो तुमको पहाड़ पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना आपका लक्ष्य, भैया ये पहाड़ पे चढ़ना, आप यहाँ खड़े हो, अब पहाड़ पे चढ़े, यार ये तो बहुत ऊपर है, कौन चढ़ेगा इतना, आज ही अपन डर गए, समझ गए कि नहीं? तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, काम कोई सा भी करना, मेरी तो हमेशा एक बात है, काम कोई सा भी करना, खेती करना हो तो खेती करना, लेकिन चढ़ना यहीं तक, खेती में भी यहीं तक चढ़ना, मतलब आपको छोड़ना नहीं। बोले यार ऊपर वाले ने पानी गिरा दिया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, तो क्या अपन ऊपर वाले पानी नहीं गिराए, इसका की रास्ता देखें और मतलब
बोलो समझ रहे हैं बात को कि नहीं? या ऊपर वाले ने पानी नहीं गिराया तो फसल बोए ही नहीं क्या? समझ आ गई बात? तो चाहे खेती करना, चाहे कोई बिजनेस करना, चाहे कोई दुकान हो, अपने घर में दुकान करना, तो वो भी कहां तक, यहां से शुरू करके बिल्कुल चोटी तक ले जाना, काम कोई सा भी हो, ठीक है, डरना नहीं है बस। समझ आ गई बात? तो जब अपन पढ़ रहे हैं, समझना, अपन सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। यदि अपन पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते, केवल पढ़ने के लिए, बस पढ़ लिया बस हो गया, तो फिर बात ही नहीं थी, ये सब क्यों करते हैं अपन? ठीक है, तो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यार भगवान ने पिछले साल पानी नहीं गिराया था, फसलें नहीं हुई थी, इस साल भी नहीं गिराया तो हम नहीं बोएंगे। समझ गए बात को? तो आपको मेहनत करना और मन में कभी कायरता नहीं लाना। जीवन में यदि एक बार कायरता आ जाती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बार यदि मन में कायरता आ जाती है तो वो हर चीज में आपको रिफ्लेक्ट होगी, हर चीज में रिफ्लेक्ट होगी। घर वालों ने कहा यार 5 किलोमीटर पैदल जाके काम करना पड़ेगा अपने, अब पहले से ही कायरता भरी थी यार 5 किलोमीटर कौन जाए, नहीं जाना हमें। समझ आ गई बात? तो वो तो एक बार जहां अपने मन में कायरता किसी भी चीज में आई, कोई भी काम में कायरता आई, या अपना 4 बजे रात को ट्रेन है, जाना है, ठीक है, अब मन में कायरता आ गई यार नहीं जाते, सोते हैं, तो वो जो कायरता आ गई कि सोना है, जब रुक जाए काम तो रुक जाए, हमें नहीं जाना, मैं तो सोऊंगा। तो वो जो एक बार कायरता आई, अब कायरता ने क्या बना लिया? घर। कायरता ने क्या बना लिया? घर। अपने दिल में जहां कायरता ने घर बनाया, मतलब वो हर जगह आपको दिखाई देगी। वो चाहे पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे काम करने का हो, या दोपहर में गेहूं कट रहे हैं, बोले यार और मेरे को तो बहुत धूप लग रही है भाई, मैं नहीं जा सकता यार। समझ गए नहीं? अब चाहे भले ही वो मजदूर काटें चाहे नहीं काटें, समझे? बस वैसे यही चीज है। तो बात समझ गए होंगे। तो यहाँ ऑर्बिट की बात की जाए तो ये, उपकक्षाओं की बात की जाए तो ये, ऑर्बिटलों की भी बात की जाए तो ये। पूरा क्लियर हो गया सबको? तो इस तरह हम उपकक्षाओं की ऊर्जा को भी बतला सकते हैं। अब किसी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन कोई भी हो में विभिन्न उपकक्षाओं की ऊर्जा, ध्यान देना, किसी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, यार इतना क्यों लिखता हूं मैं, क्या आप लिख पाए? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन तो सभी में, लिथियम देख लो 3 है, सोडियम 11 है, बेरिलियम, ठीक है, और सीजियम देख लो, चाहे आप नाइट्रोजन देख लो, कुछ भी देख लो, चाहे जिंक देख लो। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में विभिन्न उपकक्षा, विभिन्न का मतलब तीसरी कक्षा की उपकक्षा, चौथी उपकक्षा, चौथी कक्षा की कोई पी उपकक्षा दे दी, 5वीं कक्षा की डी उपकक्षा दे दी, फिर कैसे डिसाइड करें? ठीक है, ऊर्जा का कंपैरिजन माने तुलना N+L रूल से करते, N+L रूल से करते।
n प्लस एल से ही हम किसी कक्षा की विभिन्न कक्षाओं या अब बताओ n प्लस एल रूल तो पूरा समझा दिया है ना मैंने, याद है कि नहीं सबको? n प्लस एल रूल पिछली कक्षा में समझाया था मैंने, n प्लस एल रूल। तो n प्लस एल रूल से करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ n प्लस एल रूल। जरा सा देखो, n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकती है। और L का मतलब होता है दिगंती क्वांटम संख्या, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, s के लिए 3 होता है। ये होता है इनका वैल्यू, है ना। अब मान लो आपको दिया जा रहा है, ध्यान देना, एक दे दिया 3s, दूसरा दे दिया 4s, फिर दे दिया 3d, फिर दे दिया 5p। अब इनकी ऊर्जा आपको बतलाना है। ये n प्लस एल रूल में समझा चुका हूं पूरा, फिर भी एक बार थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन। अब बताओ n प्लस एल, यहाँ देखो s के लिए वैल्यू 0 1 2 3 आपको मालूम है, l के वैल्यू मैंने लिख दिए, ये सब l के मान है, ठीक। यहाँ देखो n का मान n प्लस एल निकाल रहे हो आप, इसके लिए n का मान 3 है और s के लिए 0 होता है। ये देखिए l का मान कितना है 0 और n का मान कितना है, ये 3 लिखा है, n हो गया, ये l हो गया, ये आ गया 3। 4s के लिए कितना हो गया, 4 प्लस 0 4। 3d के लिए कितना हो गया बोलो, 5। और ये 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। अब बताओ, ये नियम हो गया, जिसका n प्लस एल कम होता है, जिसका n प्लस एल कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। n प्लस एल ज्यादा ऊर्जा ज्यादा, n प्लस एल ज्यादा और ज्यादा ऊर्जा, n प्लस एल और ज्यादा, n प्लस एल और ज्यादा तो ऊर्जा और ज्यादा, बस। तो n प्लस पहला रूल हो गया, ये पहला रूल हो गया, n प्लस एल का मान बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है, बस ये हो गया पहला पॉइंट, बस। अब बताओ क्या हो गया, 3s से ज्यादा, 4s से ज्यादा, 3d से ज्यादा, 5p, ये हो जाएगा। तो n प्लस एल देख लेना है, पहला रूल है इसके लिए, ये पहला है। ये तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, n प्लस एल रूल मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है, पिछली क्लास में ही समझाया है, 2 क्लास पहले समझाया है। हो गया क्लियर? तो n प्लस एल का मान, ये n लिख दिया, ये l, n तो यहीं से दिख जाएगा आपको, l ये लिख दिया मैंने, s हो तो 0, p हो तो 1, d हो तो 2, f हो तो 3। और n प्लस एल नियम में मैंने पूरी बातें अच्छे से समझाई हैं, तो लिख लें इसको। हो गया। अब देखो, जो लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन आया है ये बता दें इसको। अब इधर देखना, एक दिया है आपको 6s, एक दिया है आपको 5p, एक दिया है आपको 4d, ये 3 दिए हैं आपको, ठीक है। ये 3 दिए जा रहे हैं आपको, इन 3 में आपको बताना है ऊर्जा का क्रम, और भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसमें क्रम बताना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, n प्लस एल लिखा अपन ने, ये 6 प्लस 0 इक्वल टू 6,
6 + 0 = 6, 5 + 1, ये देखिए पी के लिए वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया 6। 4D, तो 4 + 2, ये देखिए डी के लिए वैल्यू ये हो गया कितना 6। अब ये तो बराबर हो गया, तो फिर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो n + l में एक ये होता है, कौन सा बच्चों, जल्दी बोलो। n + l का मान बढ़ता है तो ऊर्जा बढ़ती है, एक तो ये हो गया। और n + l का मान समान होने पर, समान होने पर सब ध्यान से देखेंगे, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6, n + l का मान समान होने पर n का मान, n का मान, n का मान का मतलब ये देखो, ये 6, ये 5 और ये 4, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हैं, n का मान बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है, ऐसा लिख सकते हो। उल्टा लिख सकते हो, n का मान कम होने पर ऊर्जा कम होती है, समझ आ गया, ऐसा भी लिख सकते हो। या जब अपने को मालूम है n का मान बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ रही है, तो n का मान कम होने पर ऊर्जा कम होगी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो बताओ, अब सबसे ज्यादा ऊर्जा ये n + l, तो सभी में क्या दिख रहा है बोलो, समान। अब n का मान सबसे कम, तो इसकी ऊर्जा सबसे कम, उससे ज्यादा इसकी ऊर्जा, उससे ज्यादा इसकी ऊर्जा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बच्चों हुआ कि नहीं क्लियर? जब n + l का मान क्या हो, समान हो, जब n + l का मान हमें समान दिखे, तो फिर कैसे डिसाइड करें, n से। देखो n कम ऊर्जा कम, n बढ़ गया ऊर्जा बढ़ गई, n बढ़ गया और ऊर्जा बढ़ गई, तो आपका ऊर्जा का क्रम, ये ऊर्जा क्रम बन गया इस तरह से, या नीचे लिख देना आप। तो ऊर्जा क्रम आपका इस तरह से बन जाएगा, समझ आ गया? तो ये वाला आपको नीट में पूछा गया है। उन्होंने क्या किया था, n का मान ऐसा दे दिया 7 सपोज, और n-1 करके दिए क्वेश्चन, n-1, तो n का मान 7 हो, तो n-1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब कभी उसने दे दिया 6 है, तो कभी उसने दे दिया 6p, कुछ ऐसा करके दे दिया, तो अब आप समझ जाएंगे कि n का मान अगर वो फिक्स कर दे तो फिर ऊर्जा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बता दें, क्लियर हो गया आपको? देखो ये क्वेश्चन दे रहा हूं, n = 7 हो तो क्वेश्चन, n = 7 हो तो n-2 f, n-3 d, n-2 p और n-1 s की ये इस टाइप का। आप n का वैल्यू 7 दे दें तो 7 रख देना, n का वैल्यू 4 दे दें तो 4 रख देना, जो दें वो रख देना, ठीक है। तो n का मान 7 हो तो n-2f, n-3d, n-2p, n-1s, n-1s की ऊर्जा का क्रम बताओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये बताओ, n-2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 5f, ये हो गया n-3, 7-3 कितना हो गया 4d, ये कितना हो गया बोलो 5p, ऐसे ही होगा ना, n-2 है ये, तो 7-2 तो यहाँ 5 हो गया, 7-3 तो यहाँ पे 4 हो गया, 7-2 तो यहाँ पर 5 हो गया 5p, और n-1 तो ये हो गया 6s। अब आप इनके n + l लिख लो, 5 + 3 ये हो जाएगा 8,
4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6, 5 प्लस 1 ये हो गया 6, और 6 प्लस 0 ये हो गया 6। तो ये वही वाला टाइप का बन गया है, देखो 6 है 5 की 4D, यही है ना, 6 है 5 की 4D, ये वही हो गया ना क्वेश्चन। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बोलो, सबसे कम ऊर्जा, उससे ज्यादा ऊर्जा, उससे ज्यादा, ये समान वाला है, ये वही क्रम है। ठीक है, तो क्या बन गया, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा, और ये सबसे ज्यादा n प्लस एल है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। समझ आ गया? जिसका n प्लस एल समान हो, n प्लस एल समान हो तो क्या देखना होता है बोलो, n लिखा ना मैंने, जब n प्लस एल समान हो तो n बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है, तो n बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ गई, n बढ़ गया और ऊर्जा बढ़ गई, और यहाँ तो n प्लस एल कितना है, तो यहाँ, और जब n प्लस एल अलग हो तो n प्लस एल जिसका ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा, तो यहाँ पर n प्लस एल 8 हो जाएगा इसका, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इसकी हो जाएगी, और यहाँ पर बराबर है तो n देखना, जब ऊर्जा, जब n प्लस एल बराबर हो तो ऊर्जा देखने के लिए केवल कक्षा n देखना, और n प्लस एल बराबर ना हो तो केवल n प्लस एल का सम देखना। तो भैया ये क्वेश्चन जस्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पूरे पेपर 1988 से लगा के 2020 तक के पूरे पेपर डाल दिए, उस पर लिखा है नीट पेपर, मैंने यूट्यूब पे डाल दिए, नीट 1988 से 2020 तक पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा फुल डिटेल, और उसमें ऐसा नहीं ये क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या आ सकता है वो भी डाल दिया, उसी में समझा दिया है मैंने, ये तक भी समझा दिया है कि अगर आपको ऐसा दिया है तो इसको बदल के ऐसा दे सकते हैं, इसको बदल के ऐसा दे सकते हैं, वो तक समझाया है मैंने, तो आप देखना मजा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं दी जा रही हैं। ठीक है, उनमें ऊर्जा का क्रम बताना है। अब वो बढ़ता क्रम दे सकते हैं, घटता क्रम दे सकते हैं, बढ़ता घटता क्रम तो तुम जानते हो, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया, ये दिया जा रहा है, ये आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की ये क्वांटम संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, ये 4 दिए जा रहे हैं, और इनकी ऊर्जा का क्रम आपको बतलाना है। सोचो दिमाग से और लगाओ।
बोले सर आपने अभी तक तो एक इलेक्ट्रॉन वालों में बता दिया, मल्टी इलेक्ट्रॉन वालों में बता दिया, एन समान हो तो बता दिया, एन एल डिफरेंट हो तो बता दिया, अब तो यहाँ पे तो एम और एस भी दिए, अब क्या करें? तो ध्यान से सुनना, 4 क्वांटम संख्याएं दी जाएं, ये 4 होती हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले सुन लो अलग से। इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम संख्याओं से बतलाते हैं, एन एल एम और एस, 4 से। ऑर्बिटल को, ये वैसे मैं समझा चुका हूं फिर भी याद दिला रहा हूं, ये ऑर्बिटल को 3 क्वांटम संख्याओं से दर्शाते हैं, एन एल, इसमें एस खत्म हो जाती है, एस नहीं होती ऑर्बिटल में। तो यहां क्वेश्चन यदि ऑर्बिटल के लिए आता तो आपको एन एल एम दिए जाते हैं, ठीक है। उपकक्षा को 2 क्वांटम संख्याओं से दर्शाया जाता एन एल से, इसमें एम और एस की जरूरत नहीं पड़ती, और कक्षा को केवल 1 क्वांटम संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, वो एन, इसमें एल एम एस की जरूरत नहीं पड़ती। तो बात ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से। अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो एन एल एम एस चारों दिए जाएंगे, ठीक है। अगर ऑर्बिटल दिए तो एन एल एम दिए, ऑर्बिटल के लिए स्पिन नहीं होता है, ठीक है, ऑर्बिटल के लिए स्पिन नहीं है। उपकक्षा दी जाए तो उसमें एम नहीं है, एस तो है ही नहीं, एस तो यही खत्म हो गया, तो एम भी नहीं है, और कक्षा दी जाए तो केवल एन। अब यहां पर देखो तो क्या दी, बोलो, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी क्वांटम संख्याएं दी जाएंगी, बोलो, 4 दी हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल देता, ध्यान से सुनना बच्चों, ऑर्बिटल देता तो क्या नहीं देता, तो भी ये क्वेश्चन बन जाता, अपन बना लेंगे फिर से दोबारा, ठीक है। तो बच्चों चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे आपको ऑर्बिटल दिए हो, और चाहे उपकक्षा दी हो, ठीक है, इन तीनों के लिए ऊर्जा बताने के लिए n प्लस एल का ही उपयोग करेंगे। इन तीनों की लिख लो, इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल और उपकक्षा, इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल और उपकक्षा की ऊर्जा का क्रम बताने के लिए n प्लस एल का प्रयोग करते हैं, n प्लस एल का प्रयोग करते हैं, n प्लस एल का प्रयोग करते हैं, n प्लस एल रूल का प्रयोग करते हैं, n प्लस एल नियम लिख लेना, n प्लस एल नियम का ही प्रयोग करते हैं, और n प्लस एल नियम तुमको दोनों मालूम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जब n प्लस एल का प्रयोग करते हैं तो ये दी जाए तो इनको आप हटा दीजिए, इनकी जरूरत नहीं, इनकी जरूरत नहीं। जैसे सोचो, अगर मुझे डायबिटीज है, अच्छी हाई लेवल की डायबिटीज है, और मैं तुम्हारे घर खाना खाने गया, तुमने कहा आप सर आ रहे हैं, अच्छी बढ़िया रसगुल्ला, अच्छी बढ़िया बंगाली मिठाई, पता नहीं क्या क्या, और पेठे वेठे अच्छे सब लाके तुमने रख दिए, साथ में दाल चावल सब्जी रोटियां भी रखी हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, दाल चावल खा लूंगा, सब्जी रोटी खा लूंगा, लेकिन मिठाई को हटा दूंगा, क्या बोल के कि भैया मुझे डायबिटीज है, मैं नहीं खा पाऊंगा। तो ये डायबिटीज है, एमएस, ऊर्जा के लिए एमएस क्या है, डायबिटीज है, उसको देखने ही अब आप एन प्लस एल आपके सामने, एन और एल आपके सामने, अब बस एन प्लस एल नियम लगाओ, ये वाला नियम एन प्लस एल लगाओ, इसके लिए 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, बोलो, एन प्लस एल लिख दो यहीं पर सीधा, 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5, इसके लिए 4 प्लस 0 कितना आ गया, 4, इसके लिए कितना आ गया, 5 प्लस 3 8, इसके लिए कितना आ गया, 6 प्लस 2 8। तो आप अब देखो, सबसे कम एन प्लस एल किसका है, इसका, माने सबसे कम ऊर्जा किसकी हो गई,
4s, ये वाले की सबसे कम हो गई। माने कि दूसरे नंबर की ऊर्जा, ये ऊर्जा का क्रम, दूसरे नंबर की ऊर्जा सबसे कम है दूसरे वाले की, ये 4 है। फिर ये देखो 5 आ रहा है, ये तो 8 8 है, तो ये तो ज्यादा हो जाएंगे। समझ आ गया? अरे बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये पहले नंबर वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पहले नंबर, पहले सबसे दूसरा फिर पहला। आप यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, ये बराबर है। आप क्या करें, जब n+l बराबर होता है तो क्या देखते हैं, n का मान कम है, इसकी ऊर्जा कम रहेगी। 8 8 है दोनों, ये 6 + 2 8 है, ये 5 + 3 8 है। अब n का मान इसमें 5 है और इसमें 6 है, तो ये तीसरे नंबर की हो गई और उससे ज्यादा ऊर्जा हो गई चौथे नंबर की। तो ये आपका ऊर्जा का ये क्रम बन गया, सबसे कम ऊर्जा वाला। अब अगर इसका नाम लिखना है तो ये हो गया 4s, ये हो गया आपका कौन सा 4s। फिर ये कौन सा हो गया 3t, 2 वाला 3d हो गया, ये हो गया 3d। फिर ये क्या हो गया 5f, 3 है ना, ये हो गया आपका थर्ड वाला 5f। और ये क्या हो गया बच्चों 6d। अरे d किसके लिए, d के लिए l का वैल्यू कितना होता है 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s के लिए 3। तो ये हो गया आपका 6d। तो ये ऑर्डर हो गया 4s, 3d, 5v, f और 6d। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में यदि सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्वांटम नंबर भी आ गए, ऊर्जा भी आ गए, n+l रूल भी पूछ लिया और n+l की दोनों बातें पूछ ली एक एक, यानी एक ही क्वेश्चन में सारी बातें, क्वांटम नंबर की, n+l रूल की, ठीक है, ऊर्जा की, सब एक ही क्वेश्चन में आती है। इसलिए सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन ये होता है। डर तो नहीं है किसी को? क्लियर हो गया है कि नहीं पूरा? बोलो। तो यह आप ध्यान रखेंगे। ये अब देख ध्यान से सुनना, ये लिख लो जल्दी से। ये भी आया है क्वेश्चन आपको, ये इलेक्ट्रॉन, एक स्टेटमेंट है 2018 के पेपर में कि इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम संख्याओं के द्वारा दर्शाया जाता, ऑर्बिटल को 3 क्वांटम संख्याओं के द्वारा दर्शाया जाता। आप देखना सबके पास पेपर है कि नहीं लास्ट ईयर के? यदि नहीं है आज ही पिछले साल के पेपर की पूरी, आप दिशा के पेपर हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश में भी है, अरिहंत के हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप किसी के भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2020 तक का पेपर तो आप दे, वही 2020 का पेपर वो मिल ही जाएगा। 2019 तक के पेपर आप नहीं, 2021 का तो आप दे, 2020 तक का पूरा आप बाजार से ले लो तुरंत, एक भी दिन डिले किए बगैर, ठीक है? क्योंकि जिस एग्जाम को आपको क्रैक करना है उसका पैटर्न आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, कहाँ न्यूमेरिकल है, कहाँ मतलब कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव कहाँ कैसे बन रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा और जब आप पेपर देखोगे तो आप बहुत अच्छे से मतलब स्टडी करने के तरीके को अपना पाओगे। स्टडी करने का तरीका होता है कि नहीं, कि हर कुछ थोड़ी करना है, तो आप पेपर जरूर ले लें। तो कर दो प्लेन, इसको लिख लिया सब लोगों ने? अब देखो, अगर मान लो मैं ये नहीं देता हूं, ये देखो, ये मैं नहीं देता हूं, अब मैंने क्या दिया है, n दिया, l दिया, m दिया, 3 क्वेश्चन फिर से ये बन गए। अब ये मैंने इलेक्ट्रॉन की जगह ऑर्बिटल कर दिया, ऑर्बिटलों की ऊर्जा, तब भी आपको क्या लगा के देखना है, अब भी लिखवाया मैंने n+l, तब भी आपको n+l ही लगाना, m हटा देना, ये m हटा देना है। ठीक बात, आगे बात समझ में कि नहीं? क्यों बच्चों, अच्छे से? तो यदि आपको ऑर्बिटलों के लिए क्वांटम नंबर दी जाए तो आपको दी जाएंगी n, l और m।
एन, एल और एम। तो केवल तुम्हें एन और एल का ही उपयोग करना, एम का उपयोग, तो एम क्या हो गई, डायबिटीज वालों के लिए मिठाई होगी, अपन हटा दें। ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को? मेरे को तो पूरे क्वेश्चन याद हैं, किस जगह कौन से आईआईटी में कौन से आए, मेडिकल में कौन से आए, नीट में कौन से आए, आईआईटी मेंस में कौन से आए, एडवांस में कौन से आए, सारे याद हैं। जब आप क्वेश्चन अपने सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल पूरी चीजें मेरी बोली हुई नजर आएंगी कि हाँ ये तो पूरा आ रहा है, सब याद है मुझे। मतलब वो बनाने की जरूरत नहीं है कि मतलब यहाँ पे अगर मान लो वैसा बोर्ड हो या मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो वो इस पे दिखने लगता है, फिर वो बोर्ड पे समझा नहीं पाता, दो काम एक साथ नहीं हो पाते। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कर दी कि आप तो 1988 से लगा के 2020 तक के सारे पेपर, बट वो इंग्लिश मीडियम में है, पर समझाए मैंने उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा, अब आपको यहाँ ध्यान से देखना, इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37 और ये हो गया 55। ध्यान देना बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरता है तो इस पहले 1s में जाएगा, इसमें भी 1s में जाएगा, इसमें भी 1s में जाएगा, इसमें भी 1s में, इसमें भी 1s। बोलो ऐसा होता है क्या कि नहीं इलेक्ट्रॉन इसमें 1s में नहीं जाएगा, पहले इसमें 2s में जाएगा, इसमें 3s में, इसमें 5s में? ऐसा नहीं होता, सभी में इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाता है? बोलो 1s में। तुमको पेपर मिलेगा, ठीक है, तो सबको पहला क्वेश्चन मिलेगा, सबके लिए पहला क्वेश्चन सेम है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिथियम में इलेक्ट्रॉन 1s में गया, 1s2 हुआ। सोडियम में भी आप कैसे लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1, ऐसे ही लिखते हो कि नहीं? फिर इसमें 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब बताओ सभी में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 1s। चाहे तुम इसमें भरो 1s2 2s2 और बढ़ता चला जाएगा, तो सभी में इलेक्ट्रॉन 1s में जा रहा। अब मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरी विद्या समझा दी थी, आपको जो क्वेश्चन आया उसको समझिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के 1s ऑर्बिटलों की ऊर्जा का क्रम, मैंने सभी में 1s पूछा है। जैसे मैंने 10 क्वेश्चन सभी को दिए, 10 क्वेश्चन सभी को दिए। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, पहला बना, पहला 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 पहला, समझ गए? अब कोई कह रहा पहला नहीं बना, कोई कह रहा पहला मैंने बहुत अच्छा बनाया, कोई कह रहा पहला मेरा एवरेज रहा, तो इस तरह। तो पहले 1s ऑर्बिटलों की ऊर्जा का क्रम बताना है, 1s ऑर्बिटलों की ऊर्जा का क्रम बताना है। बताइए क्वेश्चन, ये मैंने समझा दिया आपको, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन है, ऊर्जा का क्रम बताइए। ये है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दे रहा हूं ऐसे। मैंने दे दिया, मान लीजिए 1s ऑफ सोडियम, 1s ऑफ लिथियम, उससे ज्यादा 1s ऑफ सोडियम, उससे ज्यादा 1s ऑफ पोटेशियम, उससे ज्यादा 1s ऑफ रुबिडियम, उससे ज्यादा 1s ऑफ सीजियम, ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको कि 1s ऑफ लिथियम, 1s ऑफ सोडियम, 1s ऑफ पोटेशियम, 1s ऑफ रुबिडियम, 1s ऑफ सीजियम, ऐसा दे दिया। ऑप्शन सी दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया। आपको दो में से सिलेक्ट करके बता दो, दो में से ही सिलेक्ट करना है आपको। सर पढ़ा चुका हूं,
दिमाग लगाना है जरा सा, बहुत छोटा सा सोचना है, जरा सी सोच, क्वेश्चन सॉल्व करा देगी आप। आया नहीं समझ में? देखो, कहीं ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का फार्मूला किसको याद है? क्या होता है जनरल सा ऊर्जा का फार्मूला? बोलो, ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो। हाँ, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन का वैल्यू देखो इधर, सब ध्यान से, एन का वैल्यू बोलो 1, एल के लिए एस का वैल्यू 0 0 0। तो यार एन प्लस एल तो सबके समान हो गए ना, एन प्लस एल से सॉल्व नहीं होगा। बात समझ आ गई? ध्यान से सुनना, 1 एस ये भी है, तो एन प्लस एल क्या हुआ, 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0, तो समान ही है, एन प्लस एल नियम से सॉल्व नहीं होगा। फिर बोले कक्षा की ऊर्जा निकालें, कक्षा की ऊर्जा से सॉल्व नहीं होगा, सबकी कक्षा कौन सी है, 1। फिर सोचा यार उपकक्षा देखें, तो उपकक्षा भी दोनों में क्या है, सभी में एस 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 एस, तो उससे भी सॉल्व नहीं होगा। फिर क्या सोचा जाए, फिर एन समान हो गया, ये काम का नहीं रहा, 13.6 तो समान है। ये सोचो ये क्या होता है, अरे जेड क्या होता है, भूल गए हो क्या? तो परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? क्यों बच्चों, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे प्रोटॉनों की संख्या लिख रहा हूं, प्रोटॉनों की संख्या। तो जेड का मतलब परमाणु क्रमांक। बच्चों परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं कि नहीं? परमाणु क्रमांक किसे बोलते हो, प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों पर आवेश क्या होता है, प्लस धनावेश की धनावेश है, धनावेश। दिमाग लगाओ, धनावेश, धनावेश होता है। दिमाग लगाओ कि जिसके पास जितना ज्यादा धनावेश होगा, ऑर्बिटल की परिभाषा लिखिए, ऑर्बिटल वो होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। अरे ऑर्बिटल की परिभाषा पढ़ी ना अपन ने, ऑर्बिटल वो क्षेत्र होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है जरा बताओ, नेगेटिव। तो यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज 3 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज 11, यहाँ 19 है, यहाँ और यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। यार बच्चों पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खिंचते चले आएंगे, नाभिक के पास खिंचे चले आएंगे। और जितने नाभिक के पास होंगे उसकी ऊर्जा उतनी कम होती है। नाभिक के पास जो ऑर्बिटल होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, नाभिक से दूर जाते जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ते जाएगी। अरे 1 ऑर्बिट सबसे पास होता है नाभिक के, ऊर्जा कम होती है, समझ गए? अब 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट दूर होता ऊर्जा कम होगी, 3 ऑर्बिट और दूर होता ऊर्जा और कम होगी। तो नाभिक के पास कौन खींचेगा बताओ, नाभिक के पास कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन। और कौन खींचने वाला है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। तो सबसे ज्यादा धनावेश किस पर है, ये देखो, सबसे ज्यादा धनावेश इस पर है, सबसे ज्यादा पैसे इसके पास। या जिसके पास जितना पैसा होता है लोग उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होते चले जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा दुनिया में, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसके तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, सीधी सी बात है। तो पैसा सबसे ज्यादा इसके पास है, तो 1s ऑर्बिटल सबसे पास में किसके आ गया, बोलो 1s ऑर्बिटल सबसे पास किसके आ गया, समझ आ गई बात? इसके पास 1s ऑर्बिटल सबसे पास आ गया, सबसे कम ऊर्जा इसकी हो गई। और यहाँ देखो जेड स्क्वायर, ये साइन माइनस है, 55 का स्क्वायर और 13.6 से मल्टीप्लाई करो, ये हटा दो, चलो इसको हटा दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो एन का वैल्यू, जेड का वैल्यू जितना ज्यादा ऊर्जा उतनी कम, जेड का वैल्यू जितना ज्यादा ऊर्जा उतनी, साइन बेटा माइनस है ना, ये -55 का स्क्वायर
-37 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। तो बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा आया इसका, पर साइन कैसा है तो सबसे छोटा हो गया। तो सबसे कम ऊर्जा हो जाएगी सीजियम की 1s की, उससे ज्यादा ऊर्जा होगी, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी लिथियम के 1s की। जेड से सॉल्व करिएगा, ये लिख दिया मैंने जेड, ये लिख दिया मैंने जेड। ये कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, केवल किस पे डिपेंड करेगा बोलो, जेड पर। और जिसका जेड जितना ज्यादा होगा माइनस साइन का वैल्यू उतना ज्यादा, माइनस साइन का वैल्यू जितना ज्यादा माने वो वैल्यू उतना कम। तो सीजियम का माइनस साइन का वैल्यू ज्यादा माने ऊर्जा सबसे कम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो सब मिल जाएगा। आज की पूरी क्लास के क्वेश्चन एनसीईआरटी के पूरे करा दिए मैंने, जो इससे रिलेटेड सब मिल जाएंगे लाइन, आप जाके देख लीजिए। हो गया है क्लियर सबको? थोड़े इधर सरक जाना बेटा तू। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका कि नहीं हुआ? तो आप सभी में जब बने थे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो सारी चीजें सेम हो गई यार, एन भी सेम हो गया, एल भी सेम हो गया, एन प्लस एल भी सेम हो गया। तो आप क्या करें, तो फिर क्या समाधान है? जेड, जेड क्या होता है? जेड का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऊर्जा कम होते जाएगी, क्योंकि साइन कैसा है, यदि ये प्लस होता ना तो फिर उल्टा हो जाता, ये प्लस होता तो उल्टा हो जाता। ये माइनस है और माइनस में सबसे बड़ा वैल्यू इसका आ रहा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू माइनस में आना माने वो वैल्यू उतना कम होना। ऐसे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको अच्छे से? चलिए अब जरा ध्यान से समझना, यदि मैं तुमको ये कोचिंग का एड्रेस दूं, इस कोचिंग का एड्रेस दूं, ठीक है, और सब एड्रेस देखे मैंने यहां बोल दिया लास्ट में न्यू मार्केट भोपाल, तो तुम एकदम बोलोगे सर न्यू मार्केट भोपाल, हम तो कस्तूरबा नगर में बैठे हैं, बॉन्ड क्लासेस की बिल्डिंग देख कस्तूरबा नगर में है, चेतक ब्रिज के बाजू में है, और आप बोल रहे हो न्यू मार्केट भोपाल। तो आपने एकदम पहचान दिया कि सर न्यू मार्केट भोपाल से न्यू मार्केट गलत। समझ आ गया? पहचान लिया कि नहीं? अगर मान लो मैं भोपाल की जगह बॉम्बे लिख देता, ठीक है, तो पहचान लेते यार यहाँ गलती ये है। तो यही चीज आपको इलेक्ट्रॉन के संबंध में समझना है। इलेक्ट्रॉन को कितने क्वांटम नंबर से दर्शाते हैं? 4 से, ठीक है। तो मैं आपको ये बतला रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है कि 4 क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की दी जा रही हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि ये क्वांटम संख्याएं सही हैं या गलत है, ठीक है, ये पहचानना है।
कई बार क्वेश्चन आता है कि ये सही सेट है कि नहीं, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये गलत सेट है कि नहीं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मिलता है, सही सेट भी पूछ सकते हैं और गलत सेट भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ये पहला सेट है। दूसरा सेट दे रहा हूं, तीसरा सेट दे रहा हूं, चौथा सेट दे रहा हूं, ये चार सेट आपको दिए। आपको बताना है कि किसके क्वांटम नंबर सही है, ये सही एड्रेस है कि नहीं, किसी की जगह किसी इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए सही एड्रेस है कि नहीं। तो आपको तरीका बताता हूं, पहले यहाँ ध्यान से देखना, फिर लिखना, बाद में लिखना। ये देखो, जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो n का वैल्यू 3, l के वैल्यू आप अलग से लिख लो, अलग से लिख लो कि s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ये आपको आता है, मालूम है ना आपको, ये आपको मालूम है ये बात, तो मैंने लिख दी। तो यहाँ 2 हो गया, वो देखो 2, तो ये 3d है। ठीक है, हो गया 3d, समझ आ गया, 2 है ना ये, तो 3d हो गया। तो n हो गया 3, 2 हो गया d, 3d। अब d आप जानते हो, d में कितने होते हैं, जल्दी बोलो। 5 होते हैं। कौन कौन से? -2 होता है, -1, 0, +1 और +2। कौन सा दिया है देखिए, ये दिया है -2, तो ये भी होता है। और इलेक्ट्रॉन, एस में इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ भी हो सकता है और -½ ऐसा नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये जैसे ये पेन है, ये +½ है, और ये पेन ऐसा रखा हो तो -½ ये मेरे जेब में ऐसा भी रख सकता हूँ और ऐसा भी रख सकता हूँ। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल ऐसा भी रख सकता हूँ, ऐसा भी रख सकता है, समझने के बाद। तो ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी में एम के वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होते हैं, आपको याद है, सब पढ़ा चुका हूँ। तो ये भी सही है, और एस तो ये भी सही, माने ये सबसे सेट हो गया, ये सही सेट है, ये सही सेट है। किसी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का ये सेट करेक्ट हो गया। इसको देखो, एन का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू किसके लिए होता है? 0, एस के लिए ये 4s हो गया। अब एस के लिए, ये एस के लिए एम का क्या वैल्यू होता है बताइए? 0। ये एम के वैल्यू है 0, और यहाँ क्या दिया है? 1, समझ गए? तो ये आपका गलत हो गया। ये सही है, ये सही है, ये सही है, पर ये एम तो सही, एस का एल का वैल्यू 0 होता है, तो एम का भी वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये गलत सेट हो गया, ये गलत सेट हो गया, यानी ये गलत है। समझ आ गया? इसको देखो, एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 1 किसके लिए होता है बोलो? पी के लिए। अब पी के लिए एम के कितने वैल्यू होते हैं, जल्दी बोलो। पी के लिए एम के वैल्यू कितने होते हैं? -1, 0, +1, 3 होते हैं। कौन सा दिया है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और एस का वैल्यू तो आपका +½ और -½ दोनों होते हैं, समझ गए? तो ये आपका कैसा सेट हो गया? सही सेट हो गया, ये सही सेट हो गया। और इसको पहचान, अब इसको तुम करके बताओ कि ये सही है कि गलत। गलत है सर। गलत है, सभी लोगों ने आंसर दिया गलत है, बहुत बढ़िया। अपन जिनको क्लियर नहीं, एक बार फिर से देख लें। एन का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 2 माने 5d हो गया। और डी के लिए एम के कितने वैल्यूज होते हैं बोलो? -2, -1, 0, +1, +2। और यहाँ क्या दिया देखो,
+3 किसके लिए होता है? एफ के लिए होता है। -3 किसके लिए होता है? एफ के। ये चीज गलत हो गई, माने ये गलत सेट है। तो कभी क्वेश्चन आता है कौन से क्वांटम नंबर का सेट सही है, कभी क्वेश्चन आता है कौन सा गलत है, कभी पूछ लेते हैं ग्राही हल, ग्राही है, कभी पूछ लेते हैं अग्राही। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये एम गलत है, तो गलत चीज को तो ग्रहण नहीं करोगे। समझ आ गया? गलत चीज को ग्रहण नहीं करोगे तो ये आग्राही हो गया, ये ग्राही हो गया। कई बार ऐसे नाम देते हैं। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सब तरह की बातें समझाऊं। और अब ये आपके क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बात समझ आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो लिख लो इसको। जब हम ये पहचाने तो इस तरह से पहचानिए, ठीक है। अब एक और पहचान का तरीका होता है जो गलत है, पर मतलब पहचान के तरीके तो कई, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जो मैंने आपको समझाया है। हो गया क्लियर? तो गलत सेट और सही सेट को पहचानने के सबसे बेस्ट तरीके ये जो मैंने आपको बताया, इनका उपयोग करना है, ठीक है। तो हटा दूं अब इसको। अब यहां पर देखना एक और, अगर मैं n का मान 3 दे रहा हूं, यहां देखना फिर से n का मान 3 दे रहा हूं और l का मान भी 3 दे रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको पहचानो, n का मान 3 है और l का मान 3 किसके लिए है? बोलो। अब बताओ 3f होता है क्या? याद करो, 3f होता है क्या? ये मैं करा चुका हूं। 1 में केवल 1s होता है, 2 में 2s और 2p होता है। कल ही करा है अपन ने, कल ही। 3 में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। 4 में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। ये देखो 1 में केवल 1s है और कोई सा नहीं है। 2 में 2s और 2p ये नहीं है। 3 में 3s है, ये नहीं है। अब बताओ 3f है क्या? नहीं है ना। समझ आ गया? तो 3f का अस्तित्व नहीं है। यहां देख लेना, 1p नहीं है, 1d नहीं है, 1f नहीं है। यहां देखो 2s 2d नहीं है, 2f नहीं। यहां देखो 3s 3p 3d है, 3f नहीं है। ये नहीं है। ये जो मैंने कैंसिल कर दिए ये नहीं है, ये नहीं। समझ आ गया? तो ये जो 3f दिया ये इसका मतलब अस्तित्व नहीं, यानी ये कैसा सेट हो गया? समझ आ गया? तो ये इस तरह का भी नहीं दिया था, ये भी लिख लेंगे, ये भी गलत सेट है। तो n गलत सेट में n का मान और l का मान, n का मान l का मान ये कभी नहीं हो सकते। ये कभी नहीं हो सकते। ये देखो n का मान और l का मान क्या है, और ये आप क्या देख रहे हो? 3f, और 3f हो ही नहीं सकता। ये सामने देख लो अच्छे से। तो n का मान l के मान के बराबर कभी नहीं होगा, और जब बराबर ही नहीं है तो ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर तुमने ज्यादा कर दिया, ये देखो इधर देखना, ज्यादा कर दिया, इधर देखो मेरी तरफ, l का मान, ये n का मान तुमने 3 लिया और l का मान आपने 4 कर दिया, ठीक है। तो g के लिए होता है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 3
3G, ये 5S, 5P, 5D, 5F, 5G, इसमें 4G नहीं होता। ये देखिए 4G नहीं है, ये 4G नहीं है। तो बच्चों जब 4G ही नहीं है तो 3G का भी सवाल नहीं है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, n का मान और l का मान कभी भी बराबर, n का मान छोटा और l का मान कभी बड़ा। ये कभी ये गलत सेट हो गया, ये गलत सेट हो गया, ये भी कभी आ जाए तो ये देख के समझ आ जाएंगे आप। समझ आ गया कि नहीं? तो बहुत सिंपल है, बस कि आप डरिएगा मत, समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, एक ही कथन याद रखना है, समस्या का समाधान कैसे होगा। ये सब लोग अपने जहां अपन बैठते हैं, जहां सब लोग ज्यादातर रहते हैं, वहां पर ये बड़े अक्षरों में लिखिए, समस्याएं हैं, घर में भी हैं, पैसे की भी हैं, ठीक है, आर्थिक समस्याएं भी हैं, कई झगड़े हो रहे हैं घर में, उसकी भी समस्याएं हैं। समझे कि नहीं? तो समस्याएं सारी हैं दुनिया में। ठीक है, आप लिखो समस्याएं हैं पर समाधान क्या है। मतलब अब आपका ध्यान समाधान पर होना चाहिए। समस्याएं तो जीवन भर बनी रहेंगी, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं। जिंदगी है तो समस्याएं हैं, जिंदगी नहीं है तो समस्याएं भी नहीं। तो मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना, समस्याएं हैं, रहेंगी। अब आपकी बुद्धि और विवेक उन्हें समाधान क्या ढूंढती है उनका, ये सबसे मेन बात है। ये लिख लें, मैंने लिख के रखा है कि भैया समस्याएं हैं, समाधान क्या है, समाधान ढूंढिए। भूल जाते हैं रोज और परेशान होते हैं, समाधान ढूंढो, बस बात खत्म। मैं सामने देख लेता हूँ, वहां समाधान मिल गया बस। तो ये सब चीजें, कुछ चीजें मैंने, आप आओगे मेरे घर तो मैंने बिल्कुल ऐसे रख के बिल्कुल लिख रखी है कि भैया मेरे घर में, बस मेरे जहां मैं सोता हूँ सामने ये समस्याएं हैं, हाँ है, समाधान ढूंढिए। तो फिर मेरे को चिंता नहीं होती ज्यादा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपने कंप्लीट कर लिया? ठीक, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को सबको अच्छे से समझ आ गया? आप लोग को सबको अच्छे से समझ आ गया? यस सर। चलिए, तो अब आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर डालें और YouTube पर लेक्चर पूरे देख डालें। बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, ये मान के, ठीक है, टाइम नहीं है, वाकई में नहीं है। अब अगर मान लो नेक्स्ट एग्जाम आपका, सोचना जरा, अगर नेक्स्ट एग्जाम आपका कोरोना कुछ नहीं प्रॉब्लम रहती तो वो तो हमेशा मई में रहता। फर्स्ट वीक ऑफ मई होता है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो भी संडे होता है उस दिन एग्जाम होता है और 5 जून को रिजल्ट आता है। आप देख लो 10 साल पुराना रिकॉर्ड, 5 जून को रिजल्ट, ठीक है, 5 या 6 जून को, जून के फर्स्ट वीक में जिस दिन शनिवार पड़ गया उस दिन रिजल्ट। क्यों? शनिवार को वो चिपका देते हैं, मतलब डिस्प्ले करते हैं, संडे बंद रहता है, आप चिल्लाते रहो, ठीक है, नहीं मिल रहा है जो भी है, तो वो हमेशा 1 जून आप संडे रिजल्ट प्रेषित करते हैं और फर्स्ट वीक ऑफ मई जो भी संडे होता है उस दिन आपका एग्जाम होता है। अब आप सोच लो कि मई में आपका एग्जाम अगर होता है, ठीक है, तो आज क्या चल रहा है? आज कौन सा तारीख है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास 7 महीने हैं। 7 महीने आपके पास हैं। 7 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है। तो आपके पास टाइम नहीं, आप ये मत देखो कि 12 तारीख को तो एग्जाम ही हुआ है। समझ गए? ये नहीं देखना है आपको कि 12 तारीख को तो अभी एग्जाम हो रहा, अभी एग्जाम ही नहीं हुआ तो अगले एग्जाम की क्या, उससे मतलब नहीं। वाले बच्चे कर रहे हैं कि नहीं, 2 साल बाद है, 12th कर रहे हैं, तो आप ये नहीं देखेंगे कि अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ, आप ये देखेंगे कि हम जिस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो कब। ठीक है, चलिए रखते हैं।